जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एसएससी एमटीएस की एग्जाम चल रही है 15 मई के ऑल शिफ्ट के। अभी तक वीडियो तैयार होने तक जितने भी प्रश्न मिले हैं सबका, जैसे कि हेलो शिक्षा हर बार देखिए स्पेशल तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की, याद करवाने की तथा आपकी परीक्षा में वो प्रश्न आए तो उन्हें आसानी से आप सॉल्व कर पाएं, कभी भूले ना उन प्रश्नों को। यह पूरी कोशिश मैं करता हूं तथा उसका लाभ भी आप लोगों को मिल रहा है। आपका हमारे चैनल के प्रति सकारात्मक रुख जो है, आपका सकारात्मक सपोर्ट हमें लगातार मिल रहा है दोस्तों, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज की क्लास को लाइक करिए और लाइक करने के बाद शुरू करते हैं इस वीडियो को। लाइक बटन दबा दीजिए दोस्तों। लाइक बटन दबाने से क्या होता है कि थोड़ी सी रीच बढ़ जाती है, यूट्यूब को एंगेजमेंट मिल जाता है, लगता है कि वीडियो जो है अच्छे लोग पसंद कर रहे हैं बच्चे, तो कुछ लोगों तक और हमारी वीडियो यूट्यूब भेजता है। तो आप प्लीज लाइक कर दीजिए तथा कमेंट में हमें जय हिंद लिखिए, या तो ये बता दीजिए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपने अभी तक हमारी जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और एक चीज और है कि यह क्लासेस आपके एग्जाम में, देखिए जो ग्राफिक्स के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश किया है तमाम तरह की पुस्तकों के, गूगल इमेजेस के माध्यम से, यह आपको पूरे कंटेंट को याद करवाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न आज का देखिए कुछ इस प्रकार है कि 2022 का शीतकालीन ओलंपिक किस शहर में हुआ था? इन विच सिटी डिड द 2022 विंटर ओलंपिक टेक प्लेस? 2022 का शीतकालीन ओलंपिक किस शहर में हुआ था? तो अब समझिए कि बीजिंग में तो हुआ था। आपने अच्छे से समझ लिया कि चीन की बीजिंग में, इसको आपने पढ़ा भी होगा, इजी क्वेश्चन था, लोगों ने इसको सॉल्व भी किया होगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आने वाले शिफ्ट में पूछ क्या सकता है, हमारा मेन फोकस उस पर रहता है। होता क्या है कि एक पांडा, आप देखते हैं ना, एक पांडा और चलने वाली चीनी लालटेन, यह इसके शुभंकर होते हैं। और ये भी बात समझिए कि चीनी राजधानी शगोंग आइस हॉकी एरिना में एक समारोह में इन शुभंकरों का खुलासा किया गया था। कभी ये भी पूछ सकता है कहाँ पे इनका अनावरण किया गया, कहाँ पे इन्हें लॉन्च किया गया। और एक बात और बनती है कि पेरिस ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी करेगा। 2024 वाला कहाँ होगा दोस्तों? पेरिस। यहाँ पर मैंने लगा रखा है इमेज ताकि आपको आपके माइंड में सेट हो। और 2028 वाले की बात करें तो लॉस एंजिलिस में होगा। देखिए लॉस LA 2028, 2028 लॉस एंजिल्स। बाकी जो है बीजिंग ओलंपिक का यहाँ पे इमेज आपके सामने लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये कई बार घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से पूछता है। पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार आप समझ लीजिए, हमेशा के लिए तैयार। तो देखिए जल और खनिज जो है, इसको पौधे को जो है, एक तो आपने देखा जल की आवश्यकता पड़ती है, और दूसरा जो है जल और खनिज, जल प्लस खनिज जो। लेकिन इसमें एक चीज आप देखेंगे, जब ये जल और खनिज मिल करके जब पौधे की पत्ती के पास पहुंचते हैं तो प्रकाश संश्लेषण, इधर से प्रकाश मिल रहा है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन बनता है। अब यहाँ हो गया भोजन तैयार। तो अब आपने के माइंड में एक प्रश्न आएगा कि सर ये जल और खनिज जो है यहाँ तक पहुंचते कैसे हैं, और जब भोजन पत्ती में तैयार हो गया तो पत्ती में तैयार भोजन पौधे के हर भाग तक कैसे पहुंचेगा? यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि जल और खनिज को पौधे तक ले जाने का काम, पौधे के पत्तियों तक पहुंचाने का काम रूट्स एंड सॉइल से, देखिए यहां से जाइलम करता है। जाइलम एक संवहनी ऊतक है जो पानी और विघटित खनिजों को जड़ से अवशोषित करके पौधे के शेष भागों तक पहुंचा देता है। यह आपने समझ लिया। तो जब जल पौधे की पत्ती तक पहुंच गया तो जब भोजन यहाँ तैयार हो गया, फूड, तो फूड, फ से फ्लोएम, ज से जाइलम, ज से जड़, ये ध्यान रखिएगा, और ज से जल। तो अब होता क्या, फूड बन गया तो फूड को फ्लोएम, फ्लोएम जो है पौधे के हरे भागों से जो है जो वहां तैयार होगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान घुलनशील कार्बनिक यौगिकों को स्थानांतरित करता है। माने कि ये तो टर्म आप मत समझिए, इसको ज्यादा इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा कि जो भोजन यहाँ पर बना हुआ है उस भोजन के पौधे के तने में, फल में, फल लगा है वहां पर, पौधे में फूल लगा है वहां पर, अलग अलग भागों में फ्लोएम पहुंचाता है। जाइलम जल को और फ्लोएम पोषक तत्व भोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संक्रामक रोग कौन कौन है? हु आर द इन्फेक्शंस डिजीज? तो संक्रामक रोग समझिए जो रोग किसी न किसी को जो है छूने से हो जाते हैं, या फिर ऐसे देख लीजिए यहाँ पर है ना, ये हाथ मिला रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, अभी इनके क्या ही बताएं, अलग ही काम चल रहा है यहाँ। ये परीक्षा दे चुके हैं ना एमटीएस की, तो अपना अलग ही पढ़े। अब सोचिए यहाँ से जैसे ये जो खांस रहे हैं तो यहाँ से देखिए संक्रमण फैल रहा है, कपड़े पहन रहे हैं, कोई चाय कॉफी पी रहे हैं, फैल रहा है, मच्छर द्वारा, कीट द्वारा, कुत्ते द्वारा, तो तमाम तरह से संक्रमण फैलता है। जो रोग इस तरह से एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। नॉर्मल इतना तो आप समझ ही रहे हैं। रोग जो किसी न किसी रोग जनित जो है कारकों, जैसे प्रोटोजोआ, कवक, ये भी जान लीजिए कि प्रोटोजोआ होता है, इसमें कवक होता है, जीवाणु होता है, वायरस होता है, इनके कारण जो है फैलते हैं।
तो संक्रामक रोग शरीर के एक भाग से अन्य भाग में फैलने की इनकी क्षमता भी होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैलते हैं, जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है, चेचक है, इन्फ्लुएंजा है, ये सब, कोरोना कोविड तो देख ही रहे हैं, सबसे बड़ा संक्रामक वायरस, तो ये सब जो है फैलते हैं। अब इसमें से ऑप्शन में दोस्तों जो रहा होगा वो आपने सेलेक्ट किया होगा, लेकिन ऑप्शन तो मिलते नहीं, चूंकि मेमोरी बेस्ड कुछ टॉपिक होते हैं, उन्हीं टॉपिक के आधार पे हम लोग जो है जीके की क्लासेस में चलाने के प्रयास करते हैं। हम लोग जो है, बराबर की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, वेयर आर द हिल्स ऑफ बराबर लोकेटेड। अब बराबर की पहाड़ियां आप देखेंगे तो अब ये देखिए बराबर की गुफा है, बराबर की गुफाएं, अब ये जो है बौद्ध धर्म के आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा उपयोग की जाती थी, अवस्थित मखदुमपुर बिहार में है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा जो है ग्रेनाइट के एकाश्म पत्थरों द्वारा निर्मित की गई थी ये जो है बराबर की पहाड़ियां। लेकिन यह तो जो है बराबर की पहाड़ियां थी, अगर ये भी इसका लोकेशन आपको बताया गया बिहार, जैसे यूपी देख रहे हैं, यह आपका बिहार, या बराबर की पहाड़ियों का लोकेशन मैप पर। अब समझिए, और जितनी सारी पहाड़ियां जिनसे बार बार प्रश्न पूछता है, जो इतनी सारी पर्वत चोटियां हैं, जैसे काराकोरम चोटी आप यहाँ देख रहे हैं लद्दाख वाली, फिर अरावली राजस्थान में है, विंध्यन पर्वत मध्य प्रदेश है ना, जो है सतपुड़ा वगैरह जो है। इसके बाद जो है पश्चिमी घाट पर्वत पहाड़ी जो है इधर आपकी जो है पश्चिम जो है कोस्टल एरिया पर है, ईस्टर्न कोस्टल पहाड़ी देख ही रहे हैं। मालदा मालवा प्लेटू आप यहाँ पर है, अन्नामुड़ी हिल्स यहाँ है, और कार्डेमम पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं, और छोटा नागपुर पठार का जो है यहाँ पर है। गारो खासू जयंतिया बार बार पूछता है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ी और गारो खासी जयंतिया जनजाति यह कहाँ है, तो मेघालय की। कंचनजंगा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर है। तो पूरी पहाड़ियों को मैप पर देखिए, इससे होता क्या दोस्तों, एलिमिनेशन जो करते हैं, जो 4 ऑप्शन से 2-3 ऑप्शन छांटते हैं, तो आप अपने आपके माइंड में सेट रहता है डेटा कि अगर मान के चलिए कि दे दिया कि दक्षिणी भारत की पहाड़ी है, तो आप वहां पर जो है काराकोरम नहीं लगाएंगे, आपको पता है कि यह ऊपर था तो ये दक्षिण भारत में नहीं होगा। इन्हीं सबके बीच में आप जो है एलिमिनेट कर पाएंगे इन सबको, इसको भी छांट पाएंगे, इसको भी छांट पाएंगे, कंफ्यूजन यहीं पर बना रहेगा, इसी से आप जो है कोई न कोई जो हैंडल कर लेंगे। यह ग्राफिक्स और इमेज दिखाने का यह मोटो होता है मेरा। लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? लच्छू महाराज इज एसोसिएटेड विथ विच डांस? कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित लच्छू महाराज हैं। ये देखिए मैं अपने जो है क्लास का स्क्रीनशॉट लगाया हूँ। यह जो आप इमेज देख रहे हैं, जो आप मैप देख रहे हैं, इस मैप पर स्पेशल तरीके से नृत्यों को मैंने पढ़ाया है। स्टैटिक जीके की क्लास में आपको मिलेगा मेरे प्लेलिस्ट में, आप चाहें तो देख सकते हैं। फिलहाल कथक उत्तर प्रदेश लच्छू महाराज का। अब इसमें है क्या, राधा कृष्ण की रास लीलाओं से कथक का विकास हुआ है। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के काल में इसका जो है थोड़ी सी कह लीजिए कि रीडेवलप हुआ है। आधुनिक काल में इसे उच्चतर स्तर पर लाने का श्रेय लीला सोखे यानी मेनका को जाता है। प्रमुख कलाकार कार्ल खंडेलवाल, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, कालका प्रसाद, सितारा देवी, गोपी कृष्ण और शोभना नारायण। अब आप कहेंगे कि यह नाम नहीं है दोस्तों, यह एक एक नंबर है, क्योंकि इन सबसे प्रश्न आता है। अभी इसके पहले वाली पाली में बिरजू महाराज से प्रश्न आया था, पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं। इसके पहले जो सितारा देवी पूछा है, कई बार आप समझ रहे होंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सब वर्ड आपको सुनते ही लग रहा हो कि हाँ सर ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना। कालका प्रसाद भी पूछा हुआ है ना। तो लच्छू महाराज तो आज पूछा ही था, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। और एसएससी यहीं से प्रश्नों को टफ करती है, यहीं से इजी करती है। इजी पूछना होगा तो पूछ देगी कि कथक कहाँ का है, टफ करना होगा तो पूछ देगी कौन सा इसका नृत्यांगना है। यही मैटर है। अब समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसएआई का पूरा नाम क्या है? साई का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एसएआई? तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया शाई का पूरा नाम है, भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है, इसको आप जानते हैं, और जो है 1984 में इसको स्थापित किया गया था। यह इसका लोगो है, और यह खेल मंत्री अनुराग ठाकुर साहब हैं, इनको तो आप देख ही रहे हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? भारत की पहली हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड? तो अब समझिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 68 में हुई थी। हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति है क्या, आप जानते हैं। एक लाइन में बस मैं इजी रूप बताऊं, आपने पढ़ा बहुत बार होगा, लेकिन एक बार मैं बताने की कोशिश करूंगा, हो सकता है आपको इजी वे में समझ में आ जाए कि हरित क्रांति का मतलब कि कृषि में टेक्नोलॉजी का कुछ इस प्रकार उपयोग करना कि हमारी उपज अधिकाधिक मात्रा में बढ़ जाए, बस वही हरित क्रांति का मतलब है। गेहूं वगैरह का उत्पादन इसमें जो है काफी बढ़ा था। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राज्यों में काफी सफल रही भी है। हरित क्रांति को उस अवधि के रूप में जाना जाता है जब कृषि में आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के कारण औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन आता है।
तो यह टर्म अगर ना समझ में आए, जान लीजिए कि खेती किसानी जो हम लोग करते हैं, जो हमारे भारत में सबसे ज्यादा कृषि आधारित अर्थव्यवस्था जानते ही हैं, तो कृषि में आधुनिक जो है तकनीक का, प्रौद्योगिकी का, आधुनिक नई नई चीजों का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना ही ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति। अब एक प्रश्न बनता है कि भारत में इसके जनक कौन है, विश्व में कौन जनक है, और कंफ्यूजन लगातार बना रहता है कि भारत वाले कौन है। नाम दोनों याद हैं, स्वामीनाथन भी याद हैं और बोरलाग भी याद हैं। तो दोस्तों नार्मन बोरलाग विदेशी शब्द है, अच्छे से जान लीजिए भाई। बोरलाग तो अपने यहाँ किसी का नाम रहता नहीं है, अपने यहाँ तो अलग ही नाम रहता है, जानते हैं हिंदी में। तो बोरलाग विश्व में है, चूंकि ये विदेशी नाम है तो नार्मन बोरलाग। और भारत में तो स्वामी, भाई भारत में स्वामीनाथन हिंदी शब्द है, तो यह स्वामीनाथन जो है भारत में जनक है। यह एम.एस. स्वामीनाथन साहब हैं और यह प्रोफेसर नार्मन बोरलाग साहब हैं। गेहूं पे काफी सफल रही थी एक क्रांति, इसको भी याद रखिएगा, यह भी पूछता है कई बार। 1857 के विद्रोह में लखनऊ से किसने जो है नेतृत्व किया था, पूरा यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया। 1857 विद्रोह का लखनऊ से किसने जो है नेतृत्व किया था, यहाँ पर होगा नेतृत्व। तो अब समझिए यह प्रश्न कल पीसीएस ने भी पूछा हुआ था, नेतृत्व किसने जो है किया हुआ था। तो नेतृत्व का क्या मैटर है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रमुख केंद्र और विद्रोही नेता, पूरे को एक बार रिवाइज करिए, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए कि डेटा है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा है। प्रश्न पूछता है कहां से किसने नेतृत्व किया तथा किसका दमनकर्ता कौन सा अंग्रेज था। दिल्ली, आपने देखा दिल्ली में जो है विद्रोही नेता बहादुर शाह जफर और बख्त खां होते हैं, सैन्य नेतृत्व करते हैं दिल्ली में। और निकलसन हडसन जो है यहाँ के दमनकर्ता रहते हैं। कानपुर की बात करें तो नाना साहब और तात्या टोपे जो है, कॉलिंग कैंपवेल जो है, कैंपवेल जिसका नाम था वो कानपुर। लखनऊ में बेगम हजरत महल, आपने सुना होगा कई बार, बेगम हजरत महल जो है 4 जून को, और उसके बाद जो है कैंपवेल, यहाँ पर भी कानपुर लखनऊ पास में, तो कैंपवेल ने ही दोनों को हैंडल किया था। और झांसी में तो यूरोज जो है फेमस है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, यूरोज वाला आप लोग अच्छे से जानते ही हैं। इसके बाद जगदीशपुर की बात करें तो जगदीशपुर में दोस्तों कुंवर सिंह और अमर सिंह हैं, जिसमें विलियम टेलर और विलियम विंस्टन आयर जो है, ये लोग जो है इसका दमन किए थे। फैजाबाद की बात करें, वही फैजाबाद तो मौलवी जो है अहमदुल्ला हैं और कर्नल नील। फैजाबाद इलाहाबाद जो है अगल बगल, तो फैजाबाद इलाहाबाद में नील और इलाहाबाद से लियाकत अली विद्रोही नेता थे और कर्नल नील इसके दमन करता थे। बरेली वाला देखिए कल पूछा हुआ था, खान बहादुर खान बरेली के जो है विंसेंट आयर जो है इनके दमन करता थे। फतेहपुर की बात करें तो अजीमुल्ला जनरल रेनर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डेट भी अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, यह भी पूछता है। लेकिन मैंने फिलहाल यहाँ पर दमनकर्ता और उनका जो है केंद्र कौन सा था और कौन विद्रोही नेता थे यह बताने की कोशिश किया है। 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। 1 नंबर यहाँ से हर एक परीक्षा में पूछता है, लगभग परीक्षाओं में मैंने इसे देखा है कि 1 नंबर अगर 1857 के विद्रोह से प्रश्न आता है तो सबसे सरल प्रश्न यही है जो इसको बनाने की कोशिश जो है एसएससी हो चाहे और भी कोई एग्जाम अथॉरिटी हो वो करती है। पुस्तक द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा डैश द्वारा लिखी गई है। द बुक द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा इज रिटन बाय डैश। तो अब समझिए अमीश त्रिपाठी है इसके लेखक, अमीश त्रिपाठी की पहली पुस्तक द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा है। यह अमीश वर्ष यानी अमीश वर्ष जो इनका एक पब्लिकेशन है की पहली पुस्तक है और शिव त्रयी की भी पहली पुस्तक है। पुस्तक फरवरी 2010 में प्रकाशित हुई थी। इस श्रृंखला की दूसरी पुस्तक जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है द सीक्रेट ऑफ द नागास, यह जान लीजिए यह भी प्रश्न पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि जब एक पूछा है तो दूसरे के आने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। तो जो सीक्रेट ऑफ नागास अगस्त 2011 में प्रकाशित की गई थी। तीसरी पुस्तक जिसका शीर्षक है द ओथ ऑफ वायुपुत्र, द ओथ ऑफ द वायुपुत्र, यह भी फरवरी 2013 में प्रकाशित की जाती है। तो 10 में एक होती है द इमॉर्टल्स वाली और उसके बाद नागास वाली 11 में और उसके बाद जो है वायुपुत्र वाली 13 में। पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इतना टेढ़े मेढ़े शब्दों को ज्यादा याद करेंगे कंफ्यूजन होगा। सीधी सी बात है, इमॉर्टल्स वाली की बात करें तो 10 में और नागास वाली की बात करें तो 11 में और वायुपुत्र की बात करें तो 13 में। इससे ज्यादा कंफ्यूज आपको नहीं करेगी एग्जाम, इतना ही जो है उसमें ज्यादातर डीप में भी यही पूछेगा क्योंकि वैसे ही कठिन प्रश्नों में आ जाएगा। और ये जो है आपके अमीश त्रिपाठी हैं और इनके हाथ में जो इनकी 2010 वाली बुक है द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा। शाहजहां के पुत्र का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ शाहजहां सन? औरंगजेब शाहजहां के पुत्र का नाम था। लेकिन एक बार अगर मुगल एम्पायर के जो है पूरे फैमिली ट्री को समझ लेते हैं तो रोजाना इससे 1-2 प्रश्न बन रहे हैं और ये हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकडुअल का जो है मध्यकालीन भारत इतिहास का जो है एक महत्वपूर्ण पार्ट भी है। ट्रिक भी आपके सामने, अभी इस पर ध्यान न दीजिए, अभी इसको मैं बताता हूँ। फिलहाल इस जो है एक फैमिली ट्री को समझिए कि बाबर जो है प्रथम मुगल शासक है। ये कलर वाले जो है मेन राजा यही है, बाकी अगल बगल वालों पे ध्यान नहीं देना है। उनके बाद उसका पुत्र जो है हुमायूं बनता है। उसके बाद जो है
अकबर, जिसका पूरा नाम होता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, बनता है हुमायूं का पुत्र। फिर उसका जहांगीर उसका बेटा बनता है, उसके और सारे भी पुत्र थे, आप उनको भी देख सकते हैं। जहांगीर का बेटा खुर्रम, जिसका नाम शाहजहां, जो आपने प्रश्न में यहाँ देखा हुआ है। और खुर्रम का लड़का जो है मोहम्मद आलमगीर, जिसको औरंगजेब आप कहते हैं, जिसने औरंगजेब की उपाधि धारण की, औरंगजेब। और उसका लड़का, उसके देखिए इतने सारे पुत्र हुए थे, 4 पुत्र, जिसमें से बहादुर आलम शाह जो है, मोहम्मद मुइज्जम बहादुर आलम शाह जो है वह राजा बनता है। और उसके भी कई सारे पुत्र होते हैं, जिसमें मोहम्मद अजीम, फर्रुखशियर, आलमगीर द्वितीय, ये सभी रहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, आप कहेंगे कि पूरा याद रख पाना बिल्कुल संभव नहीं है, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। कैसे? बहु शक मत कर जहां शाह और जफर। अब यह पूरा याद नहीं करना है, अंतिम जो है बहादुर शाह जफर भी पूछता है ना, बहादुर शाह जफर जो आपका यहाँ अंतिम शासक है, यह भी पूछा हुआ है, बहादुर शाह जफर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसको याद कैसे करना है, यह देखिए कि बहु शक मत कर जहां शाह और जफर। तो बहु से, ब से बाबर आपने देख लिया, हु से हुमायूं देख लिया, यहाँ पर शक से देखो, शक जो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा अकबर आपका हो जाएगा, है ना। और शक मत कर जहां, मत कर छोड़ दीजिए, जहां से हो जाएगा आपका जहांगीर, है ना, जहांगीर। और इसके बाद शाह से हो जाएगा शाहजहां, और से हो जाएगा औरंगजेब आप देख लीजिए, और जफर से अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर। यहीं तक अक्सर पूछता भी है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के इर्द गिर्द प्रश्न बनते हैं। सारे को याद कर लिए हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर नहीं सारे याद हैं तो आप इतने में से ही तो काम चला सकते हैं, आपका काम यहाँ से चल जाएगा। इसको एक बार चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एसोसिएटेड? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 1916 से लेकर के 2006 तक जो है रहते हैं। असली नाम इनका कमरुद्दीन खान है, अभी एग्जाम में पूछा है, कभी पूछ सकता है, जान लीजिए। शहनाई, क्योंकि शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन कमरुद्दीन खान टफ प्रश्न है। शहनाई को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। 2001 में उन्होंने सबसे अच्छे उच्च सिविलियन पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस प्रकार एस सुब्बुलक्ष्मी को एक मिला था संगीत में, और रविशंकर के बाद पदवी पाने से सम्मानित होने वाले तीसरे शास्त्रीय संगीतकार बन गए थे। ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, शहनाई वादक जो है भारत रत्न विजेता। अभी इसके बाद समझिए, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाले पूछता है, शिव कुमार शर्मा संतूर, ठाकुर भीखम सिंह मृदंग, और बिस्मिल्लाह खान शहनाई जो आज पूछा हुआ है, और जाकिर हुसैन तबला, और अमजद अली खान सरोज। इन्हीं में से एक प्रश्न रोज आता है, किसी न किसी बहाने इस स्क्रीन को रोज मैं दिखाता भी हूं ताकि आपको याद हो जाए, और यहाँ से प्रश्न बने तो आप उसे हैंडल कर। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हाउ लॉन्ग इज द टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया? पूरे उपराष्ट्रपति को एक बार में दोहरवा दूंगा दोस्तों, पूरी पॉलिटी एकदम समझ लीजिए, उपराष्ट्रपति का पूरा अनुच्छेद एकदम क्लियर हो जाएगा। आपने बहुत ट्रिक के माध्यम से तमाम तरह से आपने समझा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन रिवाइज करने के एग्जाम में इससे अच्छा मौका नहीं है। अब समझिए होता क्या है कि अध्याय कार्यकारी भाग 5 में जो है भारत के उपराष्ट्रपति की बात की गई है। यहाँ समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताऊंगा। भाग 5 प्रश्न पूछता है, मैं भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है संघीय जितनी भी व्यवस्था है उसका जो है वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब उपराष्ट्रपति दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, पहला तो राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति। होता क्या है, अनुच्छेद 63 से शुरू होता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, समझ लिया आपने। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यों का के परिषद का पदहीन अध्यक्ष होगा, जो राज्य परिषद है उन सबका पदहीन अध्यक्ष होगा। 64। 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करेगा। 65 जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो एज अ प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति भी वर्क करेगा। 66 इसके चुनाव की बात करता है। 67 यानी 5 वर्ष का कार्यकाल रहेगा, अनुच्छेद 67 में चर्चा की गई है, यह भी याद रखिए। 68 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्त होने पर चुनाव करने का समय है। 69 में इसके शपथ की बात है। 70 में आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन जो आपने देखा है। उसके बाद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव संबंधी या उससे जुड़े मामले दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है दोस्तों, इसको आप जो है ध्यान से देखिएगा। अब समझिए, अल्लूरी सीताराम राजू का संबंध किस राज्य से है? जो आर मूवी है, बार बार जब से इसने नाटू नाटू वाले में जो है इसने जो है जीता हुआ है, तब से जो है वो पुरस्कार जीतने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, और यहाँ से प्रश्न आ रहा है। तो अल्लूरी सीताराम राजू जो है, अल्लूरी सीताराम राजू रिलेटेड टू विच स्टेट? अब पूरा समझिए, ये तो आप देखिए रामप्पा विद्रोह, अल्लूरी सीताराम राजू हैं, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था, और रामप्पा विद्रोह है, और 1922 से लेकर के 24 तक यह विद्रोह जो है चलता है।
अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश राज्य में जो है एक इनका जिला है। अगर राज्य और जिला, राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश, कभी कभी जिला भी पूछता है, इसका जिले का नाम ही है ASR जिला भी कहा जाता है, जो है संक्षिप्त रूप में अल्लूरी जिला भी इसे कहते हैं। भारत के आंध्र प्रदेश का एक जिला है। अब यह देखिए, कुछ विद्रोह और उनसे संबंधित नेता जहां से प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कोल विद्रोह 1831 से 32 में बुद्धू भगत पूछा हुआ प्रश्न है। भील विद्रोह गोविंद गुरु जो है 1913 में। रामप्पा विद्रोह आपने देखा, यलूरी सीताराम राजू। और संथाल विद्रोह सिद्धू और कानू इसके नेता रहते हैं, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध यह भी विद्रोह रहता है, 1855 से 56 में यह चलता है। 57 की क्रांति से पहले प्रमुख ऐसे किसान विद्रोह हुए हैं दोस्तों, यह सब किसान और जनजाति विद्रोह हैं। भले ही लोग कुछ भी कहें, लेकिन अंग्रेजों से लड़ने में सबसे आगे हमारे जनजाति और किसान लोग थे, जहां पर उन लोगों ने संघर्ष किया। बाकी तो आंदोलन 1857 के बाद शुरू हुआ ही, लेकिन जगह जगह से इनका अंग्रेजों का दमन जो है शुरू हो गया था। 56 में ही देखेंगे, और 32 में ही कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये सब जो है प्रारंभ हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है, आप RR मूवी देख ही रहे हैं उसके बाद, और उसके कैरेक्टर में देखिए जो इस तरह से तीर धनुष लिए हुए हैं, और ये देखिए अल्लूरी सीताराम राजू के कैरेक्टर को ही दर्शाया गया है। समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इन विच आर्टिकल इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन। अब होता क्या है कि समान सिविल संहिता पहले तो है क्या, बहुत से लोग इसको समझ लें अच्छे से, कि एक ऐसी विधा बनाई जाए कि हिंदू मुस्लिम सबके विवाह, तलाक और दत्तक पुत्र लेने का कानून एक जैसा हो। आप देखते होंगे ना कि कोई बोलता है हमें तो 4 पत्नियां रखने, शादी करने का अधिकार है मुस्लिम में, कोई बोलता है हमें तलाक के लिए अलग नियम है, मुस्लिमों में हिंदुओं में अलग नियम है। तो सबको एक जो है एक यूनिफॉर्म कोड से या एक जैसे कानून से शासित करने की व्यवस्था अगर लाई गई, तो अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता की बात की गई है क्या? भारत में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रत्येक नागरिक को शासित करने के लिए एक आम समूह के साथ प्रत्येक धार्मिक समुदाय के ग्रंथों, रीति रिवाजों के आधार पर व्यक्तिगत कानूनों को बदलने का प्रस्ताव है। जो धर्म में अलग अलग तरह से नियम है, उनको एक करके यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए उनको शासित करना है। और ये जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्य पूरे भारत में पूरे राज्य के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, ऐसा जिक्र जो है अनुच्छेद 44 में किया गया है। लेकिन यह जो है इंपॉर्टेंट ऐसे बन जाता है कि यह जो है कई बार यह प्रश्न एसएससी ने पूछा हुआ है। गोवा में जो है लागू भी है, कई राज्यों में लागू भी है, आप उसको भी देख सकते हैं करंट के रूप में, जो है सबका जो है ये सिस्टम कई बार परीक्षा में आया हुआ है। एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत किस ब्रांड का नाम प्रयोग किया जाएगा? विच ब्रांड विल बी यूज्ड अंडर वन नेशन वन फर्टिलाइजर। तो एक राष्ट्र एक उर्वरक का नाम, ब्रांड नाम है भारत। भारत जो है MOP है, भारत DAP है, भारत जो है NPK है। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना भी है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, जो है एक राष्ट्र एक उर्वरक, कि भारत नाम से सारे उर्वरक बेचे जाएंगे, यह भी जानते रहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या प्रतिशत क्या था? व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। कुछ ऐसा प्रश्न आया था, लेकिन पूरा डेटा दूंगा और उसको समझाने की भी कोशिश करूंगा कि आप उसको समझ पाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के कुल शहरी जनसंख्या का 377 मिलियन से अधिक, जो कि कुल 31.16% होता है, यह जनसंख्या शहरी जनसंख्या। कितनी दोस्तों? 31.16% शहरी जनसंख्या थी। अब होता क्या है, तमिलनाडु में सबसे अधिक शहरीकृत राज्य बना हुआ था, 48% आबादी, समझिए। इसके बाद केरल 47 पर था और महाराष्ट्र 45 पर था। तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, यह इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल ग्रामीण जनसंख्या भी जान लीजिए 833 मिलियन थी, क्योंकि ये 377 है और यह 833 है। शहरी वाली कम और ग्रामीण वाली ज्यादा रहेगी, जाहिर सी बात है कि ग्रामों में भारत की आत्मा बसती है, गांधी जी ने कहा ही था। हिमाचल प्रदेश 89.97% से ग्रामीण में आगे था, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य बना था। इसके बाद बिहार, मतलब हिमाचल प्रदेश में गांव सबसे ज्यादा और फिर बिहार में आए थे, यह भी ध्यान देना है। और शहरों में तो तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र आपने देखा ही। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो भी सर्किल में किए हुए डेटा है, इनको आप अच्छे से समझेंगे या परीक्षा में आते हैं। केलुचरण महापात्र निम्न में से किस नृत्य से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केलुचरण महापात्र इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस। प्रश्न तो बहुत सारे मिलते हैं दोस्तों, सारे प्रश्नों को अगर डालूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और वह प्रश्न बहुत ही मतलब आसानी से आप कर भी पाएंगे। ऐसे प्रश्न डालने का मेरा मोटो नहीं रहता है, मैं वही प्रश्न डालता हूं जो वाकई आपके एग्जाम में नंबर को बढ़ा दे।
अनावश्यक प्रश्नों को डाल के वीडियो लंबा करना मेरा कहीं से मोटो नहीं था, कम समय में ज्यादा डेटा और इंपॉर्टेंट डेटा। ओडिसी नृत्य है, केलूचरण महापात्र की बात करें तो यह मैंने अपने जो है नृत्य वाले, फिर वही बात कि नृत्य वाले वीडियो का स्क्रीनशॉट लगाया हूं, बार बार बोलता हूं क्योंकि वहीं से प्रश्न रोज आ रहा है। केलूचरण महापात्र देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहीं से देखिए प्रश्न आज बना हुआ था। तो ओडिसी नृत्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर आधारित है, मुख्य भाव समर्पण एवं आराधना। जैन राजा खारवेल के समय में यह विकसित होता है। मोहन महापात्र, केलूचरण महापात्र, पंकज चरण दास और मायाधर रावत ये इसके प्रमुख जो है नर्तक हैं, और ये केलूचरण महापात्र हैं, इनको तो आप जानते हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित भी हो चुके। उड़ीसा का ओडिसी नृत्य भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया, कुछ पूरा नहीं मिला, इतना ही डेटा मिला, लेकिन ब्रिटेन से क्या लिया गया उससे आपने देख लिया, बगल में है, लेकिन सभी जगहों से किस किस देश से क्या क्या लिया गया है एक छोटे से इमेज के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। भारत के संविधान में ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है ऑप्शन में रहा हो, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल और जो है परमाधिकार लेख वगैरह, मतलब मेन इंपॉर्टेंट है कि संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई, ये बार बार पूछता है, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। एकल नागरिकता भी ये भी पूछता है बार बार। अब है क्या, जर्मनी से आपातकाल लिया गया है, कनाडा से संघात्मक विशेषताएं ली गई है, फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, अधिकार की बात करें तो अमेरिका से, रूस से कर्तव्य, याद रखेंगे अमेरिका अधिकार और रूस कर्तव्य, मूल अधिकार मूल कर्तव्य, ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, और ब्रिटेन संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण और एकल नागरिकता जो आज पूछा था, इन सबसे पूछने के चांसेस आगे की शिफ्टों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? चरकुला डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। यह नृत्य होली के बाद तीसरे दिन पर किया जाता है, जिस दिन राधा का जन्म हुआ था। चरकुला यूपी का नृत्य है। रासलीला, मयूर, ख्याल नृत्य ये सभी उत्तर प्रदेश के नृत्य। कुछ प्रमुख राज्य और उनके नृत्य रिवाइज करिए, आपने पढ़ा है, याद है, मुझे पता है, लेकिन रिवाइज करना जरूरी है क्योंकि भूल जाता है। केरल का कथकली, पंजाब भांगड़ा, राजस्थान घूमर, असम बिहू इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश मुखौटा, गुजरात का गरबा, झारखंड का छऊ और उत्तराखंड गढ़वाली, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, छत्तीसगढ़ गाड़ी और हिमाचल प्रदेश धमान, गोवा मंडी, पश्चिम बंगाल काठी, मेघालय का लाहो, नागालैंड चोंग, उड़ीसा का ओडिसी, कर्नाटक का दोस्तों यक्षगान पूछा हुआ है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश का रासलीला, यह भी कई बार पूछा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट को मैंने यहाँ पर बताया है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। इधर ट्रिक भी आप चाहें तो देख लें, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज मुझे मिला था तो मैंने आपके सामने ऐसे लगा दिया ताकि आपको यहाँ से लाभ 1 नंबर का जरूर मिल जाए। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है? द ब्लू अम्ब्रेला, हु रोड द बुक द ब्लू अम्ब्रेला? तो रस्किन बॉन्ड की बुक आज द ब्लू अम्ब्रेला पूछा हुआ था। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित पुस्तक है, यह ब्रिटिश मूल के एक भारतीय लेखक है रस्किन बॉन्ड। इनकी 2 पुस्तक है, द रूम ऑन द रूफ एक ये है, और द ब्लू अम्ब्रेला। इसी तरह से कुछ लेखक और उनके पुस्तकें यहाँ पर दिया हूँ, जैसे जो है झुम्मा लाहिरी, द नेमसेक, और उसके बाद अरविंद अरविंद अडिगा, द वाटर टाइगर, आर के नारायण, द गाइड पूछा है, द इंग्लिश टीचर पूछा है। इसको जरा सा ध्यान देंगे, जो है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रस्किन बॉन्ड आपके सामने यहाँ पर है। इसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की सत्ता जो है पर जो है संप्रभुता ग्रहण की थी? कब भारत की सत्ता को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अपने हाथ में लिया था, हैंडओवर किया था? इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश क्राउन टेक ओवर द सोवर्निटी ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी? कब लिया था समझिए इसको। भारत, अब होता क्या है, घटनाक्रम थोड़ा सा जानेंगे कि 1857 की क्रांति होती है। इस क्रांति में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ती है, काफी इनकी जो है कह लीजिए कि जनधन की हानि होती है। तो अब कंपनी को पता लग सकता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया क्राउन को पता लगता है कि कंपनी हो सकता है भारत में लोगों का शोषण कर रही है, तथा कुछ भारत के लोगों की मांगों को मानते हुए कंपनी एक जो है भारत शासन अधिनियम 1858 लाती है। और लाने के बाद करती क्या है कि जो है पूरी सत्ता को जो कंपनी शासन कर रही थी उसको क्राउन सीधे अपने पास ले लेती है और कंपनी में अपना एक वायसराय बना देती है। इसको समझिएगा, है ना। अब होता क्या है, यहाँ से 1858 में वायसराय का पद पहली बार आता है 57 के विद्रोह के बाद। पूरी कहानी दोस्तों यही है। और लॉर्ड कैनिंग जो होता है उसे जो है भारत का पहला वायसराय बनाया जाता है, ये भी प्रश्न में पूछा हुआ है, यह ध्यान रखिएगा। और भारत सचिव यानी कि रानी के कुछ लोग जो भारत सचिव के रूप में कार्य करेंगे और रानी को सारी रिपोर्ट की खबर देंगे, यहां से प्रश्न आया था, इसको ध्यान रखिएगा। सुंदरबन की सीमा भारत के किस राज्य से लगती है? सुंदरबन बॉर्डर विथ विच कंट्री ऑफ इंडिया जो है टच करती है, किस राज्य से बॉर्डर बनाता है? अब देखिए बांग्लादेश यहाँ पर आप देख रहे हैं, है ना। तो सुंदरबन भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश तक फैला हुआ है।
सुंदरबन का लगभग 60% हिस्सा बांग्लादेश और बाकी भारतीय क्षेत्र में है। ठीक, आपने यहाँ समझा भारत के किस देश से जो जुड़ती है, कि किस पड़ोसी देश, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको ध्यान देंगे, किस पड़ोसी देश से लगती है, नेबरिंग कंट्री। तो बांग्लादेश से सुंदरबन की सीमा लग रही है, आप इसको ध्यान देंगे। अब सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका निर्माण बंगाल की खाड़ी और गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियों के कारण जो है हुआ है। डेल्टा का आकार त्रिकोणीय है, यह प्रश्न में पूछता है। अगर आप डेल्टा की बात करेंगे दोस्तों, तो डेल्टा कुछ इस प्रकार से त्रिकोणीय है। और सुंदरबन डेल्टा जो है मैंग्रोव वन क्षेत्र इसमें फैला हुआ है। मैंग्रोव वन, दलदली वन, गरान वन, ज्वारी वन, कई सारे नाम है। यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष भी पाया जाता है। इमारती लकड़ी और वन की लकड़ी की आपूर्ति जो है अच्छी खासी यहाँ से होती है। यह इंडिया का जो मैप और सुंदरबन डेल्टा आप देख रहे हैं, कुछ भाग यहाँ पर है और कुछ भाग बांग्लादेश में है। यही प्रश्न, सुंदरबन की सीमा भारत के किस पड़ोसी देश से लगती है। सेशन पसंद आया हो तो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, स्कैन करिए, यहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए, शेयर करिए। थोड़ी सी तबीयत आज खराब है दोस्तों मेरी, इसलिए मैं जो है थोड़ा आपको तेज आवाज में नहीं डेटा मिल पा रहा, तो आवाज़ थोड़ी सी आपको डाउन लग सकती है, लेकिन कंटेंट जरूरी था, इसलिए मैंने क्लास को पूरा जो है आपको समझाने की कोशिश किया है। और जुड़े रहिए आलोक शिक्षा के साथ, ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आपकी परीक्षा के लिए हमेशा हम देते रहेंगे। पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले सेशन।